हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रोहित भट्टड़ है और मैं यहाँ अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम रोबोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रोबोट क्या है। कुछ मिथ्स हैं सोसाइटी में रोबोट के बारे में, रोबोटिक सर्जरी के बारे में, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और रोबोट का क्या एडवांटेज है, पेशेंट को वो एडवांटेज कैसे मिलता है उस बारे में भी मैं बताऊंगा। और जैसा मैंने कहा, मैं यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं रोल ऑफ रोबोटिक्स इन यूरोलॉजी, किन किन बीमारियों में काम आता है, उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आज की टॉक के बारे में। जैसा मैंने कहा, रोबोट के बारे में मिथ है और मैंने भी सुना है कुछ लोगों को कि रोबोट एक बेसिकली मशीन है, इनफैक्ट कंप्यूटर है जिसमें इनबिल्ट प्रोग्राम है। जो भी सर्जरी आपको करनी है वो डॉक्टर प्रेस कर देता है और रोबोट अपने आप सर्जरी कर लेता है। पर बेसिकली ऐसा होता नहीं है। हमारा जो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल अभी उस हद तक नहीं आया है कि मशीन अपने आप कुछ भी कर सके। तो जैसे हम एक कार की बात करें तो अभी जो रूटीन कार्स हैं उसमें हमें चलाना पड़ता है, जैसे चलाएंगे वो वैसे ही चलेगी। तो वही चीज़ रोबोट पर अप्लाई होती है। तो सर्जन को कितनी स्किल है, कितना उसको उस बीमारी के बारे में पता है, कैसा ट्रीटमेंट के बारे में पता है, सर्जरी के बारे में पता है, तो रोबोट बेसिकली वैसे ही रिएक्ट करता है। हाँ, अगर सर्जन को काफ़ी आइडिया है तो रोबोट उसको बहुत अच्छे से करने में हेल्प कर देता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रोबोट बेसिकली इसके नाम में ही ये छुपा हुआ है कि रोबोट कैसे काम करता है। ये वर्ड आया रोबोटा से, जो एक चेक वर्ड है जिसका मतलब है फोर्स्ड लेबर। सो बेसिकली एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। मींस जो सर्जन सर्जरी करता है, रोबोट में कमांड देता है, उस हिसाब से वो सर्जरी परफॉर्म होती है। तो रोबोट में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सर्जन कंसोल, जिस पे सर्जन बैठता है, उससे वो मैनिपुलेट करता है रोबोटिक आर्म्स को, वो वहीं से कमांड करता है। जैसे सर्जन हाथों को हिलाता है, रोबोटिक आर्म्स बिल्कुल वैसे ही हिलती हैं। हाँ, उनकी जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी रिफाइंड होती है, जिससे टिश्यू की डिसेक्शन हो गया या टिश्यू प्रिजर्व करना है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। सेकंड थिंग होती है पेशेंट कार्ट। पेशेंट कार्ट के अंदर बेसिकली जो रोबोटिक आर्म्स होती है तो वो हम दूरबीन से कुछ छोटे छोटे होल करके और वो पेशेंट की जो आर्म्स होती हैं रोबोट की, वो पेशेंट के अंदर डाल देते हैं, जिसको डॉकिंग बोला जाता है बेसिकली। और थर्ड होता है विज़न कार्ड, जिसके अंदर स्क्रीन लगा होता है, उस स्क्रीन पे देखा जाता है कि कैसे अंदर कैसे चल रहा है। ये बेसिकली असिस्टेंट के लिए होता है, बिकॉज सर्जन के पास तो सर्जिकल कंसोल के ऊपर 3 डायमेंशनल विज़न होता है। विज़न कार्ड जो मैंने बताया उसके अंदर एनर्जी सोर्सेज भी कई होते हैं, जो टिश्यू को डिफरेंट तरीके से काटने में या फिर ब्लीडिंग कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली मोटे तौर पे ऐसा सा स्ट्रक्चर रोबोट का होता है। रोबोटिक आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, ये 1997 में पहले रिलीज़ किया गया था दा विंची सिस्टम के द्वारा, और यही अभी तक जो मोस्ट कॉमनली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट FDA है, उसने 2000 में इसको अप्रूव भी कर दिया था सर्जरी के लिए। उसके बाद में इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हुए हैं और इसने अपना खुद का भी मैग्निफिकेशन काफ़ी चेंज किया है, जिससे काफ़ी एडवांटेज मिलती है। तो जो सर्जिकल कंसोल के बारे में मैंने बताया, तो उसमें जब सर्जन बैठता है और अपना सिर अंदर डालता है तभी ये एक्टिव होता है। अगर सर्जन इधर उधर कहीं बाहर देखेगा तो ये एक्टिव नहीं रहेगा, ये बिल्कुल कुछ भी, कोई भी आर्म मूव ही नहीं करेगी। ये इसका स्पेशल सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा इसमें एंडोरिस्ट मूवमेंट होती है कि सर्जन अपनी जब फिंगर्स अंदर डालता है तभी वो इंस्ट्रूमेंट एक्टिव होंगे। तो अगर सर्जन बाहर देख रहा है तो ये नहीं चलेगा, सर्जन के हाथ बाहर हैं उसके अंदर नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो बेसिकली सर्जन ही इसमें कमांड देगा, इसके अलावा ये नहीं चलेगा। तो ये सेफ्टी है, प्लस ये सर्जन को अलाउ करता है कि वो फोकस्ड रहे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो इसमें जो
विज़न है वो 3 डायमेंशनल हो जाता है। तो 3 डायमेंशनल विज़न, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह भी अपने देखते हैं, तो उसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में काफ़ी डिफरेंस होता है। 3 डायमेंशनल में हमें लगता है कि चीज़ें बिल्कुल हमारे सामने ही हैं, हमारे आसपास ही है, तो टिश्यू का आइडेंटिफिकेशन हमें काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा जो मूवमेंट की मैंने बात की एंडोरेस्ट में होता है, तो हमारे हाथ की जनरली मूवमेंट देखें तो 4 डायमेंशन में आपने मान सकते हैं, और वो भी लिमिटेड होती है। 360 डिग्री अपने हाथ को नहीं घुमा पाते, रुक जाता है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। पर इसमें एंडोरेस्ट में ऐसा नहीं है, 7 डायमेंशन मूवमेंट है, मतलब आप 360 डिग्री इसको घुमा सकते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट टू एक्सेस लोकेशंस है, जैसे आप पेल्विस देखो, डीपली सिचुएटेड पेल्विस जहाँ प्रोस्टेट होती है या अदर ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर अगर आप किसी पेशेंट की सर्जरी ओपन या लैप्रोस्कोपिक अप्रोच से भी हो तो इतना एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। पर रोबोटिक में क्योंकि आप उस एरिया में इजीली पहुँच सकते हैं, आपके पास मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप सर्जरी मोर प्रिसाइज वे में कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ सर्जन को फैटीग नहीं रहता है। आप कह सकते हैं ये एडवांटेज तो सर्जन का है, पेशेंट का कैसे हुआ? पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्जन को फैटीग नहीं होगा, जैसे लैप्रोस्कोपी करते हैं उसमें हाथ की मूवमेंट ऐसी रहती है, तो सर्जन का अगर लंबी सर्जरी चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाथ में दर्द या फिर कुछ ऐसा रहने लग जाएगा, पर्टिकुलर पोजीशन में लंबे टाइम तक खड़े रहना करना मुश्किल रहेगा। तो अगर सर्जन फैटीग नहीं होगा, उसका ओरिएंटेशन या कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट की तरफ ही बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा रोबोटिक के अंदर कुछ और भी चीज़ें, जैसे एक फायरफ्लाई टेक्निक है। वो फायरफ्लाई एक बेसिकली एक डाई सिस्टम है, जिससे जो भी कैंसर टिश्यू है उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इसमें डाई डाली जाती है और ये इनबिल्ट प्रोग्राम है, तो कभी भी कैंसर सर्जरी में करते हैं और डॉक्टर को रिक्वायरमेंट लगती है तो वो डाई डाली जाती है, उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन का जो पार्ट है उसके अंदर कैंसर है और कौन सा नॉर्मल पार्ट है। तो उस हिसाब से कैंसर टिश्यू को निकालना और नॉर्मल टिश्यू को बचाना ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये तो मेन मैंने एडवांटेज बताए। इसके अलावा अलग भी है, जैसे अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर आप इंट्रा ऑपरेटिवली अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक रियल टाइम पिक्चर मिल जाएगी। 3 डायमेंशन तो रोबोट दे ही रहा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको इंटरनल आइडिया भी लग जाएगा उस ऑर्गन का कि आप जो सर्जरी कर रहे हैं या जितना टिश्यू कट किया है उसके बाद में भी काटने की ज़रूरत है या कितना टिश्यू बचाना है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। इसके अलावा रोबोटिक जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी मूवमेंट, उनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी बढ़िया रहती है। इनका प्रिसीजन बहुत अच्छा रहता है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी, स्पेशली जो कैंसर सर्जरीज़ की बात करें उसके अंदर, उस सर्जरीज़ के अंदर तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया। मीन्स जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि रोबोटिक का ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कोई मैच नहीं है। बेसिकली अगर आप जस्ट वन लाइन में अगर इसको बोलना चाहें तो ये ओपन और लैप्रोस्कोपी का मिक्सचर है विद एडेड एडवांटेज ऑफ प्रिसीजन एंड मैग्नीफिकेशन। तो जो अगर सर्जरीज़ की बात करें अपने, तो सर्जरी में जैसे मैंने अभी बोला कैंसर सर्जरीज, उसके अंदर इसका काफ़ी रोल है। यूरोलॉजी में तो है ही है, इसके अलावा गायनी कैंसर्स हो गए, गैस्ट्रो के कैंसर्स हो गए, उसके अंदर इसका काफ़ी रोल है, क्योंकि कैंसर सर्जरी में जो प्राइम फोकस रहता है वो कैंसर को हटाना है। पर इसके अलावा सिमिलरली जो मेन फोकस है कि जो नॉर्मल टिश्यू बच रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो ये एडवांटेज रोबोटिक के थ्रू मिल जाता है, क्योंकि अगर आपके पास हाई मैग्नीफिकेशन होगा तो ऑब्वियसली वो बेनिफिट तो पेशेंट को ट्रांसफ़र होगा ही। हाई कॉस्ट एक इसका डिसएडवांटेज है जो कॉमनली कहा जाता है, पर अगर आप इसको कॉस्ट टू बेनिफिट में जाओगे तो डेफिनेटली ये डिसएडवांटेज है नहीं, क्योंकि जो मॉर्बिडिटी है, मीन्स जब पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे है वो कम हो गया है, उसको जो फर्दर मेडिसिन की ज़रूरत है वो कम हो गई है, और इनफैक्ट जो फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है
जैसे इन्फेक्शन रिस्क कम है, ब्लीडिंग जो होती है उसके लिए ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत वो काफ़ी कम रहती है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है, वो जल्दी चलना हो जाता है, अपनी ड्यूटी जल्दी ज्वाइन कर सकता है। जो हिडन बेनिफिट्स हैं अगर उनको काउंट किया जाए तो कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो के अंदर इनफैक्ट ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। वन टाइम में लगता है कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पर ऑब्वियसली जो एडवांटेजेस हैं वो ओवररन कर जाते हैं कॉस्ट को। तो यूरोलॉजी की बात करें जैसे, तो यूरोलॉजी में कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो पेल्विस के अंदर, पेल्विस मतलब अपना जो पेट का निचला हिस्सा है जहाँ अपना यूरिन का रास्ता है और पेट का हिस्सा है जहाँ हड्डी आ जाती है, पेल्विस प्यूबिक बोन बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे होती है। तो काफ़ी डीपली सिचुएटेड ऑर्गन है। इसमें प्रोस्टेट कैंसर में या तो ओपन सर्जरी है जो काफ़ी पहले हुआ करती थी, अभी भी कुछ सेंटर करते हैं अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या कोई और इशू है। दूसरा इसके बाद में लेप्रोस्कोपिक आई और फाइनली रोबोटिक आई। तो सारे ट्रायल्स ने कहा कि रोबोटिक्स गोल्ड स्टैंडर्ड है और यही होनी चाहिए अगर सर्जरी की ज़रूरत है। क्यों? रीज़न ये है कि कैंसर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कैंसर को निकालना करना आसान हो जाएगा, आइडेंटिफाई करके ट्यूमर जो नेगेटिव स्टेटस है वो मिलना आसान हो जाएगा। पर इसके अलावा प्रोस्टेट में यूरिन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है, वरना पेशेंट को सर्जरी के बाद में यूरिन लीक होता है जो ऑब्वियसली चाहे किसी भी अप्रोच से करो एक बार रहेगा, पर रोबोटिक के बाद में यूरिन कंट्रोल आना बहुत आसान होता है। जनरली वो जल्दी आ जाता है और काफ़ी केसेस में आ जाता है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बहुत कम केसेस रहते हैं रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेट करो तो, क्योंकि इसके अंदर में जो यूरेथ्रा है, यूरिन का रास्ता है, उसकी जितनी लेंथ बचाई जाए और कैंसर को निकालने के बाद में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सिर्फ मैग्नीफिकेशन से ही पॉसिबल है। सेकंड थिंग, जो बचा हुआ जो पेशाब की थैली है और यूरेथ्रा को जोड़ना है, तो वो जो सूचरिंग टेक्निक है वो भी बहुत मेटिकुलस होनी चाहिए और वो भी तभी पॉसिबल है जब आपकी जो मूवमेंट्स है हाथ की वो हर डायरेक्शन में हो जाए। ऑब्वियसली ओपन या लेप्रोस्कोपी में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये एक ऐसा एडवांटेज है जो यूनिक है और जो किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो एक फोकस रहता है कि इरेक्शन से रिलेटेड भी, तो उसके लिए जो नर्व्स होती हैं वो भी उसी एरिया में सिचुएटेड होती हैं प्रोस्टेट के ऊपर या साइड में, तो वो भी बचानी ज़रूरी है। और ऑब्वियसली आपको कैंसर तो निकालना है ही, तो वो नर्व्स भी तभी बचेगी जब आप बिल्कुल फाइन तरीके से डिसेक्शन कर सकें। तो ये जो एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं रोबोटिक के प्रोस्टेट कैंसर में, ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड हो गए हैं। इसमें तो मैं कह सकता हूँ कि डिबेट ओवर हो गई है कि अब कोई कंपैरिजन ही नहीं बचा ओपन टेक्निक का या जो लेप्रोस्कोपिक है उसका रोबोटिक के कंपैरिजन। दूसरी और सर्जरी की बात करें तो जैसे किडनी कैंसर हो गया, इसके अंदर भी जैसे किडनी में पार्शल नेफ्रेक्टमी का आपने नाम सुना होगा। पार्शल नेफ्रेक्टमी का मतलब है कि किडनी के अंदर किडनी के एक हिस्से में कैंसर है, पूरी किडनी में नहीं है, आपको सिर्फ उस हिस्से को ही निकालना है, बाकी किडनी को बचा के रखना है। तो पार्शल का मतलब आधी किडनी या एक चौथाई या कुछ हिस्सा किडनी का निकालना है। तो अगर आपको उसको निकालना है तो बची हुई किडनी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किडनी बचे, उस किडनी को कोई इंजरी ना हो और ऑब्वियसली कैंसर भी निकल जाए विद नेगेटिव मार्जिन्स। तो पार्शल नेफ्रेक्टमी के अंदर भी इसका प्रूवन रोल है। इनफैक्ट जो इसकी फायर फ्लाई टेक्निक है या फिर जो इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड है जिनका मैंने स्टार्टिंग में बताया, उससे डेफिनेटली क्लियर कट एडवांटेज हैं। इसके अलावा और यूरोलॉजी के कैंसर जैसे ब्लैडर कैंसर या फिर टेस्टिस कैंसर के लिए जो लिम्फ नोड्स निकालने हैं उसके अंदर भी इसका काफ़ी रोल है। और रोबोटिक्स से बिनाइन कंडीशंस जिसको किडनी और यूरेटर जो ट्यूब है उसके बीच में रुकावट हो जाती है, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, पाइलोप्लास्टी जो प्रोसीजर का नाम है उसमें, या यूरेटर को ब्लैडर से पेशाब की थैली से दोबारा जोड़ना है, यूरेट्रिक रीइम्प्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, या फिर किडनी के ऊपर जो दूसरी ग्लैंड होती है जिसका एड्रिनल नाम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए
तो ऐसी काफ़ी सर्जरीज़ हैं जो रोबोट से की जा सकती है। उनका वन और अदर एडवांटेज है जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि रोबोटिक सर्जरीज़ सेफ सर्जरीज़ हैं। इनके क्लियर कट एडवांटेज हैं ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, जो डेफिनेटली पेशेंट को ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर आपको रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है, जो डेफिनेटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको कहा है, तो ऑब्वियसली उससे डिस्कस करें। पर ये सर्जरी सेफली विद एडेड एडवांटेज की जाती हैं और इनसे डरने की या किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी रिकवरी में हेल्प करें। तो यहाँ हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में रोबोटिक सर्जरीज़ के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, जिसमें सभी डॉक्टर्स जो डिफरेंट स्पेशलिटी के अपने अपनी फील्ड में उस स्पेशलिटी के रोबोटिक के मास्टर्स हैं, वो ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। और हमारे पास जो रोबोट है दा विंची XI, ये हाईएस्ट जनरेशन रोबोट है। एंड जैसा मैंने कहा कि अगर आपको रोबोटिक सर्जरी की या इनफैक्ट कोई कैंसर सर्जरी के बारे में एडवाइस किया गया है, तो एक बार सेकंड ओपिनियन के लिए आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। या किसी भी तरह की रोबोटिक सर्जरी के बारे में या लेप्रोस्कोपिक के बारे में भी सजेस्ट किया गया है, दूरबीन सर्जरी के बारे में, तो यहाँ एक बार आप ओपिनियन के लिए आ सकते हैं। तो हमारी टीम डेफिनेटली आपको गाइड करेगी, आपके सवालों के जवाब करेगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आंसर तो करेगी। मैं यहाँ अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में एज ए फुल टाइम कंसल्टेंट अवेलेबल रहता हूँ डेली। इसके अलावा अगर हमारे जो राजस्थान के पेशेंट हैं वो मुझसे मिलना चाहें तो मैं उदयपुर और जोधपुर भी जाता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से आउटरीच सेंटर्स पे OPD लगती है, तो हर 2 महीने में जनरली जाना हो पाता है। सेकंड सैटरडे को मैं जोधपुर मिलता हूँ, अपोलो का हमारा जो सेंटर है। वैसे ही उदयपुर में भी हमारा सेंटर है, तो वहाँ सेकंड संडे को मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।